नमस्कार। तेलंगाना राज्य सरकार का टीसैट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो निर्धारित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यहाँ, और भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्यक्रम में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। कंटेंट में जो पहली इकाई से लेकर चौथी इकाई तक जो निर्धारित विषय है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस प्रकार जितने भी कवि रहे, कवि के रचनाएं और पृष्ठभूमि, कथा वस्तु आदि के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा मित्रों चर्चा करेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल को लेकर कई विस्तृत जानकारी प्राप्त करना होगा, क्योंकि रीतिकाल में जो निर्धारित विषय वस्तु है या निर्धारित विषय है, तो इसको समझना होगा। तो सबसे पहले रीतिकाल किसे कहते हैं, इस संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई साहित्यकार बताएं कि हिंदी साहित्य के जितने भी हम विभाजन करते हैं, प्रत्येक विभाजन मतलब आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, इससे पहले भी हम जिक्र किए थे कि कोई एक काल है, इस काल को कई साहित्यकार या विद्वान किसी दूसरे नाम से व्यक्त किए, दूसरे नाम भी दिए, वह भी महत्वपूर्ण विषय है याद रखने के लिए। इस प्रकार रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। फिर मित्रों ध्यान दीजिए, रीति शब्द का प्रयोग के संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग जो है काव्यशास्त्र के अंतर्गत रीति संप्रदाय के रूप में वामन ने किया था। तो इस प्रकार मित्रों इस विशिष्ट संप्रदाय कहकर बताया था वामन ने अपनी रचना रीति संप्रदाय के अंतर्गत। तो इस प्रकार इसको समझना चाहिए। इस संदर्भ में रीतिकाल के अंतर्गत रीति शब्द को लेकर वामन ने सबसे पहले अपनी रचना में इस प्रकार प्रयोग किया है। तो उसके बाद ध्यान देंगे मित्रों रीतिकालीन साहित्य पर। जैसे हम बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदायों जैसे रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि, ये 5 जो संप्रदाय हैं, इसका प्रभाव रहा और इसमें लक्षण और उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मित्रों जो भी रीति काल के अंतर्गत मतलब रीतिकालीन साहित्य जिसको हम कहते हैं, तो यह साहित्य जो है इस पर निर्भर है। मतलब काव्यशास्त्र के जो रीति संप्रदाय हैं, खास करके 5 संप्रदाय कहते हैं, और ये 5 संप्रदाय हैं रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि। ये 5 संप्रदायों को लेकर कई कवि अपनी रचनाएं लिखे हैं। तो मित्रों यहाँ इससे प्रेरित होकर मतलब लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य है काव्यशास्त्र के लक्षणों पर आधारित रचनाएं। लक्षण मतलब अभी जो बताया था रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि। इस प्रकार इस पर ध्यान देते हुए मतलब इस रीति को अपनाते हुए ये जो रचनाएं रची गई हैं, तो उन रचनाओं को या रचनाकार को, कवि को रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत समझना होगा। मित्रों ध्यान दीजिए, रस के अंतर्गत जब नायिका भेद व श्रृंगार रस से संबंधित ग्रंथों की संख्या सर्वाधिक है, और हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान पूर्णतः संस्कृत साहित्य से प्रेरित होते हैं। मतलब संस्कृत साहित्य से मर्मज्ञ ना होते हुए फिर भी रचनाएं लिखे थे। मतलब जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य के जितने भी लक्षण ग्रंथ हैं, लक्षणों से प्रेरित होकर मतलब जो रस, छंद, अलंकार जो बताया था, तो इससे प्रेरित होते हैं भले ही, लेकिन उसमें मर्मज्ञ नहीं होते थे। फिर भी ये रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत ही हम समझते हैं। तो उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, संस्कृत साहित्य में जो काव्यांगों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं, तो वे आचार्य जो हैं कविता मतलब काव्य रचना करने वाले कवि भिन्न थे। और इस तरह समझिए कि हिंदी में जो काव्य विवेचन करने वाले आचार्य काव्य रचना भी साथ करते चलते थे। तो इस प्रकार मित्रों
रीतिकालीन साहित्य में जो भी हम विवेचन करते हैं तो आचार्य जो हैं काव्य रचना भी करते हैं और साथ साथ आचार्य के रूप में भी अपना दायित्व निभाते हुए रचनाएं किए हैं। फिर ध्यान दीजिए, इस रीतिकाल में शुक्ल जी कहते हैं तो हिंदी में जो लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, तो ये जो सैकड़ों कवि वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। मतलब मित्रों, जितने भी रचनाएं हमको प्राप्त होते हैं तो इन रचनाओं में कवि थे वे लोग, और उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपना कथन दिए हैं रीतिकालीन काव्यों को लेकर, कवियों को लेकर। फिर एक बार दोहराता हूँ इनका कथन, इनकी परिभाषा रीतिकालीन साहित्य या कवियों को लेकर। मित्रों, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। तो ये इनकी शुक्ल जी की परिभाषा है रीतिकाल के संदर्भ में। मित्रों ध्यान दीजिए, इनका कहना यह है कि जितने भी सैकड़ों कवि रहे, मतलब सैकड़ों रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं, वे कवि हैं, लेकिन वे आचार्य की कोटि में नहीं गिने जाते हैं। इससे तात्पर्य यह है मित्रों, मतलब आचार्य अलग हैं, कवि अलग हैं। रीतिकाल के संदर्भ में आचार्य वे कहलाते हैं जो लक्षण ग्रंथों को रचे हैं। मतलब लक्षण जो 5 संप्रदाय बताया था, 5 जो काव्यशास्त्र के अंतर्गत संप्रदाय बताया था, जो ध्वनि को लेकर, का अलंकार को लेकर, छंद को लेकर रचनाएं रचे हैं, इनको हम आचार्य कहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, आचार्य अलग हैं, कवि अलग हैं। जो आचार्य के साथ साथ मतलब लक्षण ग्रंथ लिखने के साथ साथ और अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, तो इस प्रकार उनको हम विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो आगे चलकर हम ध्यान देते हैं और विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करेंगे प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा। तो जो विभाजन है, तो विभाजन के अंतर्गत कैसे विभाजन किए हम जानकारी प्राप्त करेंगे मित्रों। फिर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को है, तो केशव को जाता है। और केशव के पूर्व कुछ ग्रंथों की रचना भी हुई है। मतलब केशव से लेकर हम रीतिकाल के जो काव्यशास्त्र परंपरा चली है उसको हम ध्यान देते हुए विद्वानों द्वारा रीतिबद्ध इस प्रकार हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले केशव को मानते हैं विद्वान या साहित्यकार, लेकिन मित्रों केशव से पहले भी ग्रंथों की रचना हुई है काव्यशास्त्र की परंपरा के अंतर्गत। लेकिन एकदम काव्यशास्त्र के जो संप्रदाय हैं पूर्णतः नहीं लाया गया है, इसलिए उन कवियों को या उन रचनाओं को ये आचार्य कोटि के अंतर्गत नहीं रखते हैं, या काव्यशास्त्र की परंपरा के अंतर्गत लिखी गई रचनाओं के अंतर्गत नहीं रखते हैं। मतलब केशवदास के बाद जो रचनाएं लिखी गई है रीतिकाल के अंतर्गत, तो उन रचनाओं में काव्यशास्त्र की झलक है, काव्यशास्त्र की परंपरा पर लिखी गई रचनाएं हैं, इसलिए हम रीतिकाल के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, उस कोटि में रखते हैं। तो केशव के पूर्व साहित्य ग्रंथों की रचना हुई, और शुक्ल यह अवश्य मानते हैं कि काव्य रीति का एक सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया है। तो शुक्ल जी अवश्य मानते हैं काव्य रीति का एक सम्यक समावेश जो है पहल आचार्य केशव ने ही किया है, ये बिल्कुल मानते हैं केशव से। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की जो शुरुआत हुई है तो चिंतामणि त्रिपाठी से हुई है, और चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीति ग्रंथों की परंपरा के अंतर्गत। तो मित्रों हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर केशव के आदर्श पर नहीं।
हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली मित्रों, और उसके बाद अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। तो उसके बाद रीतिकाल में भले ही रीति ग्रंथों की अविरल धारा पंडित चिंतामणि से चली हो, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस परंपरा का सूत्रपात आचार्य केशव के द्वारा ही संभव हुआ है। तो इस प्रकार मित्रों समझ लिए कि इन रीतिकाल का जो शुरुआत है, तो रीति ग्रंथों के अविरल धारा पर पंडित जो चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, तो इनसे चली है इस परंपरा। तो उसके बाद इसका सूत्रपात जो है आचार्य केशव के द्वारा ही संभव हुआ है। तो इस तरह समझ लीजिए कि मित्रों इस आधार पर केशव का महत्व सर्वाधिक है और उन्हें ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। तो इस तरह केशव को हम रीतिकाल का प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। तो प्रश्न बन सकता है मित्रों, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो केशवदास जी को मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक के रूप में। तो इस प्रकार ये हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल के अंतर्गत मित्रों हिंदी में जो रीति ग्रंथ लिखने के लिए जो संप्रदाय चला है हिंदी में, तो ये संप्रदाय जो है काव्यशास्त्र के अंतर्गत भरत के नाट्यशास्त्र, भामा का काव्यालंकार, दंडी का काव्यादर्श, उद्भट का अलंकार सार संग्रह और केशव मिश्र का अलंकार शेखर, अमरदेव की काव्यकल्प लतावृत्ति, और इस तरह आगे बढ़ेंगे हम जयदेव का चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, मम्मट का काव्य प्रकाश और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक मित्रों, भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी, ये जो काव्य रचनाएं हैं, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण आदि जो हैं संस्कृत ग्रंथों की सहायता से ही रचना लिखी गई है। तो इस संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही रीतिकाल के अंतर्गत रचनाएं लिखी गई हैं। जो हम शुरू में ही कहे हैं, रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी गई हैं तो लक्षण ग्रंथों से प्रेरित हैं। लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य है रस, छंद, अलंकार, ध्वनि। तो इससे प्रभावित होकर, इससे प्रेरित होकर उसमें जो नियम है, नियम दिया गया है, नियमों से प्रेरित होकर उसी नियम और उदाहरण देते हुए रचनाएं लिखे हैं। तो इन रचनाओं को, इस रचनाकार को हम रीतिकाल के कोटि में रखते हैं। तो अभी जो सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो इस सूची में जितने भी रचनाएं या रचनाकार हैं, तो ये लक्षण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं काव्यशास्त्र में। तो इनसे प्रेरित होकर रीतिकाल में रचनाएं लिखी गई हैं। तो उसके बाद अलंकार शास्त्र पर लिखने के लिए जो चंद्रालोक या कुवलयानंद तथा ध्वनि पर लिखने के लिए मम्मट के काव्य प्रकाश को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है अलंकार शास्त्र के अंतर्गत, जो रीतिकाल में रचनाएं लिखी गई हैं। इससे तात्पर्य यह है कि रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, अलंकार शास्त्र पर लिखने की जो परंपरा चली है, उसके बाद ध्वनि पर लिखने की जो परंपरा चली है, तो इनसे प्रेरित लेकर, मतलब चंद्रलोक और कुवलयानंद और ध्वनि के अंतर्गत मम्मट का ग्रंथ जो है काव्य प्रकाश को महत्वपूर्ण आधार पर बनाया गया है। तो मित्रों इसको समझना चाहिए। उसके बाद रीतिकाल में ध्यान देंगे तो हिंदी में पूर्ववर्ती अपभ्रंश साहित्य में रीतिशास्त्र की प्रेरणा देने वाला कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है मित्रों। और दूसरा मुख्य प्रेरणा स्रोत यह है कि संस्कृत साहित्य ही है और हिंदी में इसकी परंपरा की शुरुआत करने वाले आचार्य केशवदास ही हैं और केशवदास को ही मानते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए, अपभ्रंश साहित्य में रीतिशास्त्र की प्रेरणा देने वाला कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है हमको वर्तमान काल में। लेकिन दूसरा मुख्य प्रेरणा स्रोत यह है कि संस्कृत साहित्य ही है, हिंदी में इसकी परंपरा ही शुरुआत करने वाले आचार्य केशवदास ही हैं। तो उसके बाद रीतिकाल का जो नामकरण दिया गया है, तो इस संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है और मिश्र बंधु इस काल को अलंकृत काल के नाम से अभिहित किया है, अलंकृत काल नाम दिया है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधुओं की रुचि
श्रृंगार काल कहने में है, तो भगीरथी मिश्र ने कलाकाल कहा है रीतिकाल को लेकर। तो मित्रों ध्यान दीजिए, रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाल का नामकरण की बात जब हम करते हैं तो इस संदर्भ में रीतिकाल में रीतिकाल का जो नामकरण जब हम बात कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कई लोग रीतिकाल को कई नामों से प्रस्ताव किए हैं। विद्वानों में मतभेद हैं। मिश्र बंधु इस काल को अलंकृत काल के नाम से मतलब नाम दिया है। उसके बाद फिर दोहराएंगे हम, रामचंद्र शुक्ल जी इसको रीतिकाल कहा है और मिश्र बंधुओं ने श्रृंगार काल कहा है और भगीरथी मिश्र ने कलाकाल कहा है। उसके बाद ध्यान दीजिए, मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया नामकरण ग्राह्य नहीं है, क्योंकि मित्रों रीतिकाल की जो कविताओं में अलंकरण की प्रवृत्ति का प्राधान्य था, तो रीतिकालीन कविता केवल अलंकृत की नहीं है, बल्कि रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्यांगों का भी उचित प्रयोग हुआ है इसमें। और मित्रों ध्यान दीजिए, इस प्रकार देखते हैं कि अलंकृत काल नाम संपूर्ण रूप से और इस काल को अपने समाहित नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम इस नामकरण को इस तरह समझना चाहिए। इस काल के कुछ कवियों ने रचना पद्धति को रीति नाम दिया है, मतलब उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है तो रीति पद्धति नाम दिया है कुछ विद्वान या साहित्यकार। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इसमें उदाहरण देते हुए कहा है इन्होंने, काव्य रीति, रस रीति, अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस काल के अनेक कवियों ने स्वयं किया है। मतलब बच्चन सिंह अपनी पुस्तक, मतलब कभी कभी पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बच्चन सिंह की रचना क्या है। बच्चन सिंह की डैश यह रचना है, दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने कहते हैं, इनकी परिभाषा यह है कि काव्य रीति, रस रीति, अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस काल के अनेक कवियों ने स्वयं किया है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रवृत्ति को आधार मानकर इस काल का नामकरण रीतिकाल किया है। इस युग के अधिकांश कवियों ने आमतौर पर लक्षण ग्रंथ की रचना की है। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि रीतिकाल, क्योंकि रीतिकाल इसलिए मानते हैं कि रीति से, रीति को प्रधान मानते हुए, मतलब काव्यशास्त्र के जो भी रचनाएं हैं, इस युग के जो भी अधिकांश कवियों ने आमतौर पर लक्षण ग्रंथों की ही रचना की है। मतलब लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर उसी अनुसार उदाहरण देते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल की कोटि में रखे हैं और इस काल को रीतिकाल नाम दिया है। उसके बाद अधिकांश कवियों ने अलंकार, रस, ध्वनि, गुणदोष, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन आदि लक्षण उदाहरण की रचना की। तो मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी प्रस्ताव किए हैं, यहाँ अधिकांश कवियों ने, मतलब रीतिकाल के अंतर्गत जितने भी कवि अपनी रचनाएं लिखी हैं, अलंकार, रस, ध्वनि, गुणदोष, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन आदि के लक्षण उदाहरण की रचना की है रीतिकाल के अंतर्गत। और इसी परिपाटी का पालन करने की प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। और ये जो रीतिकाल की संज्ञा दी, मतलब रीतिकाल जो नाम दिया है, यह अत्यंत सटीक और सारगर्भित के रूप में समझना चाहिए प्रस्तुत रीतिकाल के अंतर्गत। उसके बाद मित्रों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। तो श्रृंगार काल इसलिए कहा है कि इस युग में परिलक्षित होने वाली श्रृंगार से प्रेरित रचनाओं की अधिकता है। तो श्रृंगार से प्रेरित मतलब प्रभावित होने वाली रचनाएं, अत्यधिक रचनाएं लिखी गई हैं, इसलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, इसको लेकर भी प्रश्न आ सकते हैं, किसने श्रृंगार काल कहा रीतिकाल को। आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कुछ नमूने प्रश्न भी, ध्यान दीजिए उस समय मित्रों। और उसके बाद ध्यान दीजिए, भगीरथी मिश्र ने
कला काल कहा है रीतिकाल को, क्योंकि उनका मत है कि इस काल की कविता में कला है, कला का प्रयोग किया गया है, कला को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी गई हैं, इसलिए भगीरथी मिश्र ने कला काल कहा है। तो मित्रों कौन कला काल कहा है वो याद रखिएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कौन श्रृंगार काल कहा है उसको भी ध्यान में रखना है। रीतिकाल नाम किसने दिया है। इस प्रकार मित्रों शुरुआत में ही कहा है कि आपसे रीतिकाल नामकरण के अंतर्गत कौन किस प्रकार नाम दिए हैं। तो साहित्यकारों द्वारा रीतिकाल ही सर्वश्रेष्ठ नामकरण माना गया है, क्योंकि सभी लक्षण ग्रंथों के रचनाओं का समावेश हो जाता है। और इस प्रकार रीतिकाल का नामकरण को हम इस रूप में समझना चाहिए कि साहित्यकारों द्वारा जो भी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ नामकरण माना गया है तो उनको याद रखना चाहिए प्रस्तुत संदर्भ में। रीतिकाल का जो काल विभाजन है, इस काल विभाजन को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और तीसरा है रीति मुक्त कवि। मित्रों एक बार दोहराऊंगा मैं फिर आपसे, रीतिकाल के बारे में जब हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं और रीतिकाल का विभाजन 3 रूपों में होता है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। इस प्रकार 3 रूपों में विभाजन किया जाता है अध्ययन के तौर पर, बहुत अत्यंत सरल रूप से समझने के लिए। तो रीतिबद्ध कवि को अगर हम समझना है तो उनको इस तरह समझ सकते हैं, वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर जितने भी काव्यांग होते हैं, जो लक्षण होते हैं, तो निरूपण किया है, रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो रीति में बांधने के कारण रीतिबद्ध कहे गए, जिससे तात्पर्य है मित्रों जो रीति है मतलब लक्षण संप्रदाय है। लक्षण मतलब कुछ नहीं है मित्रों, रस, छंद, अलंकार के जो भी नियम हैं, इस नियमों को बांधते हुए, मतलब नियमों में वे लोग नियमों के अनुसार रचना करते हैं, तो इसको हम रीतिबद्ध कहते हैं। तो रीति में बांधने के कारण रीतिबद्ध कवि कहे गए हैं, तो इसलिए रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत हम इसको समझते हैं। तो कभी कभी प्रश्न बन सकता है इस प्रकार, रीतिबद्ध कवि किन को कहते हैं, या रीति में बांधने के कारण किन को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो इस प्रकार इस परिभाषा को, इस शाब्दिक अर्थ को समझना चाहिए प्रस्तुत संदर्भ में। फिर इसके बाद हम ध्यान देंगे रीतिबद्ध कवि किन को कहते हैं। तो एक सूची आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि रीतिबद्ध कवियों की कोटि में सबसे पहले आएंगे केशवदास, दूसरा है चिंतामणि, भूषण, देव, मतराम, जशवंत, उसके बाद कुलपत मिश्र, पद्माकर, सूरत मिश्र, भिखारीदास, कृष्ण कवि, ग्वाल कवि। इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों की कोटि में हम इनको रखते हैं मित्रों। तो इस प्रकार रीतिबद्ध कवि किनको कहते हैं। रीतिबद्ध कवियों की सूची मतलब 12 लगभग कवियों को आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो महत्वपूर्ण से लेकर जो सेकेंडरी मतलब गौण रूप से भी मुख्य कवियों की सूची भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो फिर देखेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा या कवि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। सिर्फ एकमात्र कवि आएंगे, बिहारी जी, रीति सिद्ध काव्यधारा या कवि के अंतर्गत मित्रों। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा रीति मुक्त काव्यधारा कवि के अंतर्गत घनानंद आएंगे, आलम आएंगे, बोधा, ठाकुर। ये 4 कवि जो हैं मुख्य रूप से हम रीति मुक्त काव्यधारा कवियों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मित्रों स्वाभाविक है प्रश्न पूछने का, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि ये हैं। ध्यान दीजिए रीति सिद्ध में बिहारी जी आएंगे हमको, और ये बिहारी जी रीति सिद्ध एकमात्र कवि हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है रीति सिद्ध कवि ये हैं, तो नीचे बिहारी एक विकल्प के रूप में रहता है। फिर अन्य 3 जो विकल्प हैं गलत रहेंगे। रीतिबद्ध कवियों की सूची में से कोई 3 कवियों को दिया जाता है, या रीति मुक्त कवियों को, या दोनों को मिलाकर 3 विकल्प दिए जाते हैं मित्रों। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि ये हैं। तो बिहारी विकल्प जो है उसको चयन करना होता है। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए रीतिबद्ध कवि
इस पर अगर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वर्ग में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, श्रीपति, देव आदि काव्य के सभी अंगों का जो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद और काव्य की जो आत्मा, काव्य शक्ति मतलब शब्द शक्ति, गुण, दोष, इस प्रकार काव्यशास्त्र में और भी आते हैं, रीति भी आएंगे, अलंकार भी आएंगे, ध्वनि, छंद, इस प्रकार जो विवेचन होता है, इस विवेचन को अपने ग्रंथों में किया है। जो काव्यशास्त्र में जो लक्षण अभी सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था, शब्द शक्ति को लेकर, छंद को लेकर, रस को लेकर, ध्वनि को लेकर, गुण को लेकर, जो भी नियम है, मतलब आप जानते ही हैं छंद कितने प्रकार हैं, अलंकार कितने प्रकार हैं, रस कितने प्रकार हैं। तो रसबद्ध या अलंकार युक्त तो जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं इस रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत, तो इससे प्रेरित होकर अपने ग्रंथों में खूब प्रयोग किया है ये कवि। मतलब केशवदास से लेकर जो 12 कवियों की सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था मौखिक रूप से, तो उन कवियों की रचनाओं में इसका झलक मिलता है। किसी कवि की रचना में शब्द शक्ति होंगे, किस कवि की रचना में अलंकार की प्रधानता हो सकता है, किस कवि की रचनाओं में रस की प्रधानता हो सकता है, किसी कवि की रचना में ध्वनि। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए, छंदबद्ध रचना इस प्रकार हम समझ सकते हैं प्रस्तुत संदर्भ में। तो ऐसे आचार्यों को सर्वांग निरूपक आचार्य कहते हैं। जैसे जो सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, श्रीपति, देव आदि कवियों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग निरूपण आचार्य कहते हैं। तो बहुत उल्लेखनीय बात है मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न नकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से या गहन रूप से, अनुप्रयुक्त रूप से पूछा गया है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में, या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रचनाओं के अंतर्गत मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सर्वांगीण निरूपक आचार्य किनको कहते हैं, किनको कहेंगे सर्वांगीण निरूपक आचार्य? मित्रों चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, श्रीपति आदि को हम लोग सर्वांगीण निरूपक आचार्य कहते हैं। सर्वांगीण आचार्य निरूपक इसलिए कहते हैं जो काव्य के अंतर्गत, जिनके बारे में कथा वस्तु के अंतर्गत नक्शिक वर्णन करते हैं, सारे अंगों का वर्णन करते हैं, इसलिए सर्वांगीण निरूपक आचार्य कहते हैं। रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत जो चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, इनको जो बताया था, आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत ध्यान देंगे। और एक बात मित्रों, विशिष्ट अंगों पर जो कवि ध्यान देते हुए अपनी काव्य रचना की है, तो उन कवियों को हम लोग विशिष्टांग रूपक कवि कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, विशिष्टांग मतलब विशिष्ट अंगों के बारे में जो निरूपण करते हैं या उन काव्यों के बारे में उल्लेख करते हैं, विश्लेषण करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, तो उन कवियों को विशिष्टांग रूपक आचार्य कहते हैं। जैसे मतिराम, भूषण, तोष, बेनी प्रवीण, पद्माकर, दुलाह आदि कवि जो हैं विशिष्टांग निरूपक आचार्य कहलाते हैं। तो मित्रों विशिष्टांग निरूपक आचार्य ये हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो विकल्पों में मतिराम भी हो सकता है, भूषण भी हो सकता है, तोष भी हो सकता है, बेनी प्रवीण भी हो सकता है, पद्माकर भी हो सकता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा आप नोट ऐसा बनाइए कि कम समय में आप लोग पुनस्मरण कर सकें। रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत जो विशिष्टांग निरूपक आचार्य कहलाते हैं, तो उनकी सूची एक जगह लिखिएगा। मतलब आपकी अपनी सामग्री जब बनाते हैं, रफ नोट जो हम कहते हैं, तो उस रफ नोट्स में आप लोग विशिष्टांग निरूपक आचार्य के नीचे मतिराम, भूषण, तोष, बेनी प्रवीण, पद्माकर, दुलाह आदि कवियों को अगर आप रखेंगे तो अत्यंत आसान होगा। तो उससे पहले जो बात बताया था, आपके सामने प्रस्तुत किया था सर्वांग निरूपण आचार्य के अंतर्गत, तो उसमें आएंगे आपको वही चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, श्रीपति, देव आदि जो है सर्वांग निरूपक आचार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार दो रूपों में हम रीतिबद्ध
कवियों को अलग करते हैं तो उनकी काव्यों की प्रधानता के आधार पर या कथावस्तु के आधार पर मित्रों। तो उसके बाद हम ध्यान देंगे जो भी हम रीतिबद्ध कवि के रूप में बात कर रहे हैं, तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत तो जो हम सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था कि उसमें केशवदास, चिंतामणि, भूषण, केशव, देव, मतिराम, जशवंत, कुलपत मिश्र, पद्माकर, सूरत मिश्र, भिखारीदास, कृष्ण कवि, ग्वाल कवि, इस प्रकार जो आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं कवियों के संदर्भ में रीतिबद्ध कोटि के अंतर्गत। तो फिर हम एक एक कवि को लेकर जो प्राथमिक रूप से जो प्रतिनिधि कवि के रूप में मानते हैं हम लोग, तो उनको लेकर हम एक एक कवि के बारे में प्राथमिक मतलब सरल विषय से लेकर उनकी जो जितने भी रचनाएं हैं, जीवनी है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा। इस संदर्भ में मतलब रीतिबद्ध कवियों की कोटि में सबसे पहले आएंगे हमको केशवदास, केशव भी कहते हैं इनको। रीतिकाल के कवि जितने भी रहे हैं, केशव का नाम जो है विशेष महत्व रखता है, बहुत उल्लेखनीय रचनाकार हैं लक्षण ग्रंथों के अंतर्गत, मतलब रीतिबद्ध रचनाओं के अंतर्गत। इन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं कुछ विद्वान, प्रतिनिधि कवि के रूप में भी मानते हैं। तो स्वाभाविक है, प्रश्न बनता है यहाँ मित्रों, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है मित्रों। तब आप लोग ऐसे कीजिए कि केशवदास ध्यान दीजिएगा रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों की कोटि में आते हैं, ये प्रतिनिधि या प्रवर्तक हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत। तो मित्रों रीतिकाल के जो प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है इनको, केशव की काव्य कृतियों को अगर हम ध्यान देंगे तो कुल 9 काव्य कृतियाँ हैं, तो कुल 9 काव्य कृतियों को हम स्वीकार करते हैं। तो वे हैं रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, उसके बाद आएंगे रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका मित्रों, कविप्रिया, चंदनमाला और रचकप्रिया जो है ये इनकी मूल मतलब एकदम प्रामाणिक रचनाएं हैं। उसको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं, मतलब काव्यशास्त्र लक्षण ग्रंथों पर आधारित उन नियमों के आधार पर लिखी गई काव्य कृतियाँ हैं। फिर एक बार दोहराऊंगा, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, चंदनमाला, रचकप्रिया, कविप्रिया, ये जो हैं कुल 9 ग्रंथ हैं। तो ग्रंथों की संख्या को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, केशव की कुल 9 कृतियाँ हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे केशव के संदर्भ में। इस संदर्भ में हम समझेंगे, इस तरह समझना है केशव को लेकर इन कृतियों में केशव ने जो है जो 9 कृतियों की सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो केशव ने शास्त्र व समाज के विभिन्न पक्षों पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी। इस संदर्भ में जैसे मित्रों जो भी कृतियाँ आपके सामने प्रस्तुत किया था, 9 लगभग कृतियाँ, तो 9 कृतियों में मित्रों जो भी समाज में विभिन्न पक्ष होते हैं, मतलब कई क्षेत्र हैं समाज में, जाति को लेकर, नीति को लेकर, मूल्यों को लेकर मित्रों, धर्म को लेकर, इस प्रकार कई क्षेत्र हैं, वर्तमान काल में भी हैं। तो उनके समय में भी थे, कई प्रकार की समस्याएं हैं जो अपने मन में जो भाव या विचार प्रकट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, कोई नीति के संदर्भ में इन्होंने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस नीति को इन्होंने इस काव्य लक्षण नियमोंबद्ध नियमों के अनुसार इन्होंने अपनी काव्यों में, काव्य कृतियों में जोड़ दिए और उसमें लागू किए, प्रयोग किए। तो केशव के इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं, इसमें काव्यशास्त्र और समाज के विभिन्न पक्षों पर अपनी कई प्रतिक्रियाएँ रही हैं। प्रतिक्रिया मतलब अपनी मन में विचार जिस तरह प्रकट करना चाहते थे, तो अपनी रचनाओं को लेकर, रचनाओं के द्वारा प्रकट करते थे, जनमानस तक पहुंचाते थे केशवदास। उसके बाद आध्यात्म दर्शन और राजनीति को लेकर भी इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किए हैं। जैसे
इनकी रामचंद्रिका है, विज्ञान गीतिका है। तो विज्ञान गीतिका और रामचंद्रिका में आध्यात्म दर्शन और राजनीति को लेकर इन्होंने काव्यकृति की है। तो मित्रों प्रश्न बनता है, बहुत उल्लेखनीय है, जिसे हम इम्पोर्टेंट कहते हैं कि केशवदास की किन कृतियों में आध्यात्मिकता दर्शन या राजनीति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है। तो 9 कृतियों में मित्रों राजनीति और आध्यात्म या भक्ति भी कहते हैं या दर्शन भी कहते हैं मित्रों। तो इस प्रकार 2 भावों को लेकर, मतलब समाज के, अभी बताया था कि समाज की जो प्रतिक्रियाएं हैं इनकी या इनकी विचार जो हैं, तो विचारों को इसमें रामचंद्रिका और विज्ञान गीता में भी प्रस्तुत किया है इन्होंने। उसके बाद देखेंगे रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है मित्रों। जो ये भी पूछा जा सकता है, रामचंद्रिका रचना की विधा क्या है। केशवदास की रामचंद्रिका रचना की विधा क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है। तो आप सही विकल्प का चयन कीजिए कि प्रबंध काव्य है ये। तो किसी एक कार्यक्रम में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि पूरे जो साहित्य ग्रंथ हैं, मतलब साहित्य की जितने भी रचनाएं हैं, रचनाओं की जो रचना शैली है या कथा वस्तु है, इस पर भी ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये विधाओं पर भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। महाकाव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इस प्रकार कुछ पारिभाषिक शब्दावली हम कभी कभी प्रयोग करते हैं साहित्य के कार्यक्रमों में। अभी अभी शुरुआत में मैं प्रयोग किया था लक्षण, मतलब समझा है आप लोगों को। इस प्रकार महाकाव्य क्या है, महाकाव्य किसको हम कहते हैं, उसके नियम क्या है। किसी एक रचना को हम महाकाव्य के रूप में मानते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या नियम होते हैं। प्रबंध काव्य कहते हैं किसी एक रचना को, तो इस प्रबंध काव्य कहने के पीछे क्या कारण है, क्या नियम है, इसके बारे में भी आपको अत्यंत सरल रूप से बताएंगे किसी एक कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम के अनुसरण करते रहिएगा और आगे बढ़ेंगे इस केशवदास के अंतर्गत। उसके बाद रतन भाव ने और एक रचना है इनकी, और वीर सिंह देवचरित 2 रचनाएं हैं। तो इसमें राज प्रशस्ति के बारे में बताया गया है केशवदास। तो केशवदास की किस रचना में राज प्रशस्ति के बारे में है, राज प्रशस्ति के बारे में किन रचनाओं में पाया जाता है, केशवदास नहीं दिया जाता है मित्रों। तो थोड़ा कठिन प्रश्न बनाना चाहता है प्रश्न पत्र बनाने वाला मित्रों। राज प्रशस्ति रचना में राज प्रशस्ति विषय किन रचनाओं में पाया जाता है। तो 2 रचनाएं हैं यहाँ मित्रों, वीर सिंह देवचरित और रतन भावनी। ये 2 रचनाएं जो है इसमें राज प्रशस्ति के बारे में प्रस्ताव है। उसके बाद और एक रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, जैसे इस प्रकार, केशवदास की रतन भावनी वीर सिंह देव चरित्र में किसकी प्रधानता है, कथा वस्तु क्या है। तो प्रशस्ति है, किसकी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति मतलब रीतिकाल के समय में जितने भी कवि रहे हैं, जितने भी लक्षण ग्रंथों के रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, ये लेखक प्रायः राज दरबारों में, कवि के जो भी राज दरबार रहता है वहाँ प्रवेश करके इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। मतलब उनकी गुणगान, उनकी वीरता, जिस तरह हम आदिकाल में चर्चा किए थे, मतलब समझते हैं, आदिकाल के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजनीति मतलब राजाओं के पास रहते हैं, खूब युद्ध भूमि में भी जाते हैं, उनकी वीरता, किस प्रकार युद्ध करते हैं, सेना की स्थिति क्या है, उनकी विवाह और उनकी जीवनी या प्रशासन आदि के बारे में आदिकाल में भी बताते थे। लेकिन उस समय कथा वस्तु, उस समय की काव्य शैली अलग है। लेकिन रीतिकाल में बस एक ही समीपता है दोनों में कि राजाओं के पास रहते थे आदिकाल में और रीतिकाल में भी। तो इसलिए राज प्रशस्ति मतलब राजाओं का गुणगान, राजाओं का जो प्रशासन है, प्रशासन के बारे में, राजाओं के जीवनी के बारे में, राजाओं के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कितने विवाह किए हैं उन्होंने, किस विषय में रुचि रखते हैं, कौन राजा कितने प्रकार के
रचनाएं, कुछ राजा भी रचनाएं भी किए हैं रीतिकाल के संदर्भ में। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पूरा राजपूत वंशकाल के अंतर्गत इस प्रकार के रीतिकाल के अंतर्गत सारी रचनाएं आएंगी मित्रों। इसको ऐसा समझना चाहिए कि रतन भावनी और वीरसिंह देव चरित केशवदास की रचनाएं हैं। इन रचनाओं में राजाओं के बारे में या राज्य प्रशस्ति के बारे में, राजाओं के प्रशासन के बारे में प्रस्ताव किया गया है रीतिबद्ध कवि केशवदास की कृतियों में। फिर केशवदास की कृतियों के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, चंदनमाला एक ग्रंथ है, और चंदनमाला जब रचना के बारे में जब सुनते हैं, चंदनमाला, छंद मतलब क्या है? छंदों से संबंधित है, छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, छंदों का प्रयोग किया गया है खूब इस ग्रंथ में। बहुत आसान है चाटने इस ग्रंथ को, प्रत्येक छंद का उल्लेख मिलता है। खास करके केशवदास की जो रचनाएं हैं, तो प्रत्येक रचना एक महत्व रखती है, प्रत्येक रचना में एक विशेषता पाई जाती है केशवदास की कृतियों में। मित्रों इनकी जो रचनाएं हैं, तो रसिकप्रिया एक रचना है। तो रसिकप्रिया ग्रंथ में कुल मिलके हमको 16 प्रभाव हैं। इसमें नायक या नायक नायिका भेद का विवेचन मिलता है, वर्णन मिलता है, विश्लेषण मिलता है। तो मित्रों इनकी जो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत किया था, इन रचनाओं में रसिकप्रिया में कुल 16 प्रभाव हैं। तो रसिकप्रिया में खास करके नायक नायिका या नायिका नायक भेद का वर्णन मिलता है, विश्लेषण मिलता है, और कविप्रिया केशव की काव्यशास्त्रीय रचना है। तो मित्रों इस जो कविप्रिया है, तो कविप्रिया पुस्तक में काव्यगत धारणाओं और लक्षणों का भरपूर परिचय मिलता है। मतलब मित्रों जो लक्षण हम बार बार कह रहे हैं, और लक्षण मतलब नियमबद्ध चंद, अगर चंदों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो चंदोबद्ध रचना लिखते हैं, या अलंकार प्रधान रचना लिखते हैं तो अलंकार प्रधानता होती है उस रचना में। तो इसी को हम लक्षण कहते हैं, इसी को हम काव्यगत या काव्यशास्त्रीय रचना कहते हैं। कई नाम प्रयोग किया जाता है साहित्य के अंतर्गत मित्रों। तो इस तरह की जो झलक हैं इसमें खूब मिलते हैं इनकी कविप्रिया रचना में। तो मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ रसिकप्रिया में 16 प्रभाव हैं। इसमें नक्षिक वर्णन, नायिका नायक भेद का वर्णन है। उसके बाद और एक रचना है कविप्रिया। कविप्रिया में हमको काव्यगत जो भी धारणाएं हैं, ये और जो दो भी काव्य से संबंधित लक्षण होते हैं भरपूर मिलते हैं, खूब परिचय मिलता है, खूब वर्णन मिलता है, खूब विश्लेषण मिलता है काव्यशास्त्र से संबंधित लक्षणों को लेकर मित्रों। तो और एक बात कहना है इधर, और एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मैं। यहाँ कविप्रिया में कवि शिक्षा की बातें लिखी गई है। ध्यान दीजिए, कविप्रिया केशवदास की उत्कृष्ट रचना है, उल्लेखनीय रचना है। इस रचना में कवि शिक्षा से संबंधित मित्रों, मतलब जो कवि की शिक्षा होती है, मतलब आचार्य की जो शिक्षा होती है, तो उस शिक्षा की बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं। इस रचना में 3 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया था केशवदास ने प्रस्तुत कविप्रिया रचना में। कविप्रिया से संबंधित आपको 3-4 बातें बताई। क्या है इसमें? काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों का या लक्षण नियमों का वर्णन है, भरपूर विश्लेषण मिलता है। और एक बात है, कविप्रिया में कवि शिक्षा से संबंधित वर्णन मिलता है। मतलब कवि से संबंधित जो भी शिक्षा है, वो किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार शिक्षा को अपनी रचनाओं में प्रवेश कर रहे हैं, किस प्रकार अपने पास जो ज्ञान है, किस प्रकार वो प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी रचनाओं में। तो मित्रों इनके अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार की रीतियों के बारे में प्रस्तुत किया है केशवदास ने कविप्रिया रचना में। तो केशवदास को विद्वान ने ये कहते हैं कि बहुत मानते हैं, मुख्य रूप से अलंकारवादी आचार्य हैं, क्योंकि अलंकारों की प्रधानता है इनकी रचनाओं में। अलंकार संप्रदाय को बहुत अनुकरण किए हैं इन्होंने। अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है केशवदास जी ने। मतलब इनकी रचनाओं में
जो अलंकार की प्रधानता है। अलंकार की प्रधानता इसलिए है कि काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं इन्होंने, काव्य का अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं अलंकार को केशवदास ने रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत। मित्रों, तो मित्रों ध्यान दीजिए, जैसे कविप्रिया की बात कर रहे हैं रीतिबद्ध कवि केशवदास के अंतर्गत, इसमें केशव जो है अलंकार कविताम के सुनी सुनी विविध विचार, इस संस्कृत श्लोक दोहराते हुए बताए हैं पंक्ति, अलंकार कविताम के सुनी सुनी विविध विचार, तो वर्ण विषय तथा उसको सुशोभित करने वाले साधनों को ही अलंकार कहा है इन्होंने। जैसे ये कहते हैं बार बार अपनी रचनाओं में, क्या कहते हैं, वर्ण विषय तथा उसको सुशोभित करने वाले जो भी साधन होते हैं, साधनों को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के रूप में समझना चाहिए इस संदर्भ में केशवदास के अनुसार। तो हम केशवदास को लेकर विस्तार से अगर जानकारी प्राप्त करना है तो बहुत समय लगता है। मित्रों, जो भी मुख्य बातें हैं ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने ऐसे विषय प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसी बातें प्रस्तुत की जा रही है कि जो इससे पहले प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अध्ययन करने के बाद ही आपके पास कुछ बातें या कुछ विषय प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद कुछ नमूने प्रश्न भी सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक नमूना प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यह कथन केशव का है। इसमें कौन सा अलंकार है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, पर्दे पर भी दिखा रहा हूं नमूने प्रश्न को भी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यह कथन केशवदास जी का है। कौन सा अलंकार है, यह है प्रश्न यहाँ मित्रों। तो इस अलंकार को चांटना है, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है प्रस्तुत पंक्ति में। तो मित्रों ये याद रखना थोड़ा कठिन ही है पंक्तियों को लेकर। इस पंक्ति किस कवि की है, यह पंक्ति किस लेखक का है, यह कथन किनका है, इनका है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो मित्रों अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो बहुत कठिन काम है, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं तो सरल बन जाता है। यहाँ केशवदास से दिए गए कथन या उनके द्वारा दिए गए जितने भी बातें हैं एक सूची में रख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। मतलब पुनरुक्ति अलंकार उसको कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार का नियम यह है कि प्रत्येक शब्द में एक जो ध्वनि प्रयोग होता है वो बार बार प्रयोग होता है, दो से अधिक बार प्रयोग होता है। जैसे यद्यपि शब्द है, उसके बाद सुजाति में पहला ध्वनि है, पहली ध्वनि है सु, उसके बाद दूसरे शब्द में सु और एक ध्वनि है, फिर वो भी है, फिर सुबरन दिया है, फिर सरस दिया है, फिर सुवृत्त दिया है। इससे तात्पर्य है 5 शब्दों में पहली ध्वनि है स। मित्रों तो बार बार मतलब 2 से अधिक बार जहां ध्वनि प्रयोग होता है, इस अलंकार में 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, उसको हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। मित्रों तो यहां प्रश्न और एक रूप में भी बनाया जा सकता है, जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त में डैश अलंकार है। या पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। मित्रों तो पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण मतलब जब पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उसका नियम क्या है, ये जानकारी आपके पास है तभी आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। मतलब यद्यपि सुजाति, कभी कभी मित्रों रूपक अलंकार में भी 2 शब्द प्रयोग होते हैं। 2 शब्दों में यहाँ आपको 2 ध्वनि प्रयोग होते हैं, लेकिन 2 से अधिक जब ध्वनियाँ प्रयोग होते हैं वहाँ मित्रों हम कहते हैं कि उसको पुनरुक्ति अलंकार कहा जाता है।
तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ इस प्रश्न को इस तरह समझ लीजिए। नमूने के लिए एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया, फिर इसको 2 या 3 बार 2 या 3 रूपों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं मित्रों। और आगे बढ़ेंगे केशव जी को लेकर। रामचंद्र का और एक काव्य है इनकी। तो रामचंद्र का जो काव्य है इसमें राम जी से संबंधित है, भगवान राम के बारे में इन्होंने विश्लेषण किया है, इसलिए रामचंद्र का राम काव्य है। ध्यान दीजिएगा, रचना में ही जुड़ा है, कथा वस्तु क्या है, किससे संबंधित है, तो राम जी से संबंधित है, राम काव्य है। मित्रों ध्यान दीजिए, कभी कभी इस तरह हर एक रचना को हम नहीं ले सकते हैं मित्रों, क्योंकि जो तुलसीदास के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं सामग्री को या अध्ययन करते हैं, तब उनकी कृष्ण गीतावली एक रचना है। वास्तव में तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगे, सगुण भक्ति शाखा में। फिर राम भक्ति शाखा के कवि रहे, इसलिए राम से संबंधित काव्य रचना करना चाहिए। तो बात वही है समझने के लिए। लेकिन मित्रों यहाँ तुलसीदास जी उनकी जितने भी रचनाएं लिखी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% राम जी से संबंधित हैं, राम भक्ति से संबंधित हैं। लेकिन एकाध रचनाएं ऐसी हैं, काव्य ऐसी हैं कृष्ण जी से प्रभावित होकर या कृष्ण भक्ति शाखा से प्रभावित होकर उनकी पूर्वजों की जो रचनाएं हैं कृष्ण से संबंधित, तो उनसे प्रेरित होकर इन्होंने काव्य रचना की है कृष्ण गीतावली में। तो जो उसमें कृष्ण भगवान के बारे में उल्लेख मिलता है, उनके बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ केशवदास जी के संदर्भ में जो राम काव्य है रामचंद्र का, तो इसमें राम जी के बारे में व्यक्त किया गया है। उनकी जो भी रामायण है, रामायण के कई घटनाओं को लेकर इन्होंने खूब उल्लेख किया है। अत्यंत सटीक काव्यबद्ध, काव्यशास्त्रबद्ध, लक्षणबद्ध रचनाएं की हैं, उल्लेख किए हैं इस रचना में। तो अपनी इस चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जो है, पांडित्य के कारण ही रचना पर आरोप लगाते हैं कुछ लोग। मतलब बहुत कठिन रूप में इन्होंने अलंकार जब प्रयोग करते हैं, अलंकारवादी कहते हैं, जब अलंकार प्रयोग करते हैं इन्होंने बहुत कठिन है समझना, इसलिए कुछ विद्वान या साहित्यकार इनको समझते हैं कि इसको आरोप करते हैं, अरे काव्यशास्त्र में इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ विमर्शक या कुछ साहित्यकार ऐसे समझते हैं इसको, लेकिन ये काव्यशास्त्र से प्रेरित हुए कवि हैं। मतलब काव्यबद्ध, काव्यशास्त्रबद्ध, काव्य से जो भी नियम है, लक्षणबद्ध नियम है, उनको लेकर रचनाएं की हैं। नियमों से हटके कैसे रचनाएं लिखेंगे, कुछ विमर्शक भी कहते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं मित्रों। तो दो भी समझना चाहिए काव्य साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है मित्रों। क्योंकि कुछ लोग विमर्शक हैं तो विपक्ष में रहते हैं, तो कौन विपक्ष में है उसको भी याद रखना चाहिए, कौन पक्ष में है उनको भी याद रखना चाहिए। तो यह है समझदारी बात। मतलब साहित्य जो है किसी भी भाषा में आप पढ़िएगा, चाहे अंग्रेजी में पढ़िए या उर्दू में पढ़िए, मलयालम में पढ़िए, मतलब दुनिया के जितने भी भाषा में पढ़िए, साहित्य में यह सुविधा होती है प्रत्येक विद्वान या विमर्शक या साहित्यकार को प्रत्येक कवि की रचनाओं को या किसी एक रचना को कवि के संदर्भ में उसको अपने विचार, अपना विश्लेषण करने के लिए खूब इसमें फ्रीडम मिलता है। तो इसलिए मित्रों ये लोग बहुत विस्तार से ये करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए इनको कुछ लोग आरोप करते हैं। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में जो चमत्कार प्रदर्शन मिलता है, तो ये प्रवृत्ति जो है इनकी पांडित्य के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। जो जिन गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त की है उनके कारण ही इस तरह के प्रभाव या प्रदर्शन हमको उनकी रचनाओं में मिलती है। तो केशवदास की और एक रचना है रसिकप्रिया। इस पर ध्यान देंगे तो केशव को आचार्यत्व प्रदान करने वाला अप्रितम और रीति ग्रंथ रसिकप्रिया है। इस ग्रंथ में मतलब 16 प्रकाश हैं, ऑलरेडी आपके सामने प्रस्तुत किया था इससे पहले। तो यह रीति ग्रंथों रस एवं
नायिका भेद का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। तो मित्रों ये ग्रंथ जो हैं रीति ग्रंथ, मतलब रीति लक्षण जो होते हैं, नायिका भेद या नक्षिक वर्णन जो कहते हैं काव्यशास्त्र के रचनाकार, तो ये नक्षिक वर्णन या नायिका भेद जिसे कहते हैं, इसका विवेचन करने वाला एकमात्र रचना है रसिक प्रिया केशवदास की, रीतिबद्ध कवियों की कोटि में या रीतिबद्ध विभाजन के अंतर्गत। मित्रों तो रसिक प्रिया में फिर ध्यान देंगे हम बात, इस ग्रंथ में श्रृंगार के जो भी दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस मतलब रसराज जो श्रृंगार रस को कहते हैं, तो श्रृंगार में श्रृंगार को दो रूपों में प्रयोग करते हैं कवि, किसी भी काल के अंतर्गत प्रयोग करते हैं श्रृंगार को। तो एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो इसको विवेचन करते हैं केशवदास जी। तो नायिका नायक के भेदों का वर्णन करते हैं, तो साथ साथ उनके चेष्टाओं को भी वर्णन करते हैं। मतलब जब नायक नायिका किसी एक बगीचे में बैठे हैं, कृष्ण और राधा के संदर्भ में ये लोग अगर बात कर रहे हों, तो मतलब विश्लेषण करना चाहते हैं उनकी चेष्टाएं क्या हैं, कहाँ बैठे हैं, उस आसपास में कोई जानवर हैं हिरण जैसे, या गोपिकाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे हैं तो किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, फूल हैं तो फूल, फल हैं तो फल। इस प्रकार मित्रों कवि जो है अपनी कल्पना के अनुसार ही आगे बढ़ता है। तो उनकी चेष्टाएं, उनके भाव और विभाव, अनुभव आदि का एक अत्यंत मार्मिक रूप से और अत्यंत सरस रूप से वर्णन करते हैं कवि जो हैं। इसका कारण क्या है? जो जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जहाँ से इन्होंने काव्यशास्त्र से संबंधित पूरी जानकारी रखे हैं, पूरा ज्ञान रखे हैं हमारे पास, तो उसी के अनुसार इन्होंने प्रयोग किया गया है, मतलब प्रयोग किया है केशवदास जी ने रसिक प्रिया रचना में। तो इसलिए रसिक प्रिया को उत्कृष्ट रचना के रूप में मानते हैं। और मित्रों इसको रसिक प्रिया के कारण ही आचार्यत्व प्रदान हुआ है। फिर एक बार दोहराता हूँ मित्रों, ध्यान दीजिए। रीति काल में कुछ लोगों को, कुछ कवियों को, कुछ रचनाकार को कवि कहते हैं, कुछ रचनाकार को आचार्य कहते हैं। तो आचार्य उनको कहते हैं जो काव्यशास्त्र में लक्षणबद्ध, नियमबद्ध, जैसे रस, छंद, अलंकार, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, जो भी है उन नियमों के अनुसार रचनाएं की हैं, उनको आचार्य कोटि में रखे हैं, खास करके रामचंद्र शुक्ल जी। तो जो लोग नियमबद्ध रचनाएं की हैं, भले ही काव्यशास्त्र से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर इनकी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन पूर्णतः संपूर्ण रूप से नियमबद्ध नहीं हैं, इसलिए उनको कवि कहते हैं, सिर्फ आचार्य नहीं कहते हैं। लेकिन केशवदास जी नियमबद्ध रचनाएं भी की हैं और नियमों से थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा काव्यशास्त्रीय झलक मिलती है इनकी रचनाओं में, वैसे भी रचनाएं की हैं और लक्षण नियम भी की हैं। तो इसलिए मित्रों रीति ग्रंथों में नायिका भेदों का विवेचन किया है। इनको आचार्य तो जो है रसिक प्रिया से ही मिली है। प्रश्न बन सकता है मित्रों यहाँ, किस रचना से केशवदास जी को आचार्यत्व मिली है? तो रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया से केशवदास क्या कहने लगे? आचार्य कहने लगे। तो इस प्रकार मित्रों कैसे भी पूछा जाए तो हम प्रश्न हल करना चाहिए। और रसिक प्रिया में श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो नायक भेद इस प्रकार इन्होंने व्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। तो भगीरथ मिश्र ने रसिक प्रिया को रसिकों की तृप्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ माना है। मित्रों तो यहाँ जो हम रीतिकाल के संदर्भ में मुख्य 3 भाग विभाजित किए हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि कोटि के अंतर्गत हम लोग केशवदास जी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। तो अगले कार्यक्रम में आपके सामने अन्य रीतिकाल के कवि, उनकी रचनाएं, कथा वस्तु क्या है, उनकी रचनाओं में क्या प्रधानता है, इस संदर्भ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। नमूने प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ज़रूर आप लोग इन वीडियो को
यूट्यूब चैनल के द्वारा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कमेंट्स दीजिए और फीडबैक दीजिए किस प्रकार कार्यक्रम चाहते हैं आप लोग। तब तक के लिए नमस्कार।